स्टूडेंट, आप देख रहे हैं गेजन सक्सेस पॉइंट। और आज हम करेंगे +2 बिजनेस स्टडी का सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर 2.2, जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है, इसको हमें एक लाइन से ही समझ में आ जाएगा। जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू एलिमिनेट वेस्टेज। क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है वेस्टेज को। टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन, और मैक्सिमम प्रोडक्शन को श्योर कर देता है एट मिनिमम कॉस्ट। अब मिनिमम कॉस्ट यानी कि कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन संभव करता है वैज्ञानिक प्रबंध। और इसका तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि जब वेस्टेज एलिमिनेट हो जाती है तो कॉस्ट मिनिमम होएगी, और सीधा सी है कि जब कॉस्ट मिनिमम होगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी टेक्निक होती है, और ये किसने दिया है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो हेनरी फ्योल ने दिया था। और आज जो हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये दिया है FW टेलर के द्वारा। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे ये जो हमारे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम मीनिंग, डेफिनेशन, इसके फीचर्स के बारे में और इसके प्रिंसिपल्स के बारे में एक लेक्चर के अंदर हम ये स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये FW टेलर ने कहाँ दिया, कैसे दिया, कब दिया, और FW टेलर का रोल क्या रहा है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो, ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की है, अगर इस हम विचार के बारे में सोचे तो ये बहुत ही नई विचारधारा है। और इसके जन्मदाता, जैसे कि पहले बताया आपको, कौन है? फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको शॉर्ट में हम FW टेलर भी कहते हैं। तो FW टेलर जो है एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो थोड़े से समय में, यानी कि 1878 से 84, यानी कि मात्र 6 ईयर में एक साधारण श्रमिक से वो कहाँ पहुँच गया? इंजीनियर के पद पर। तो ये जो है FW टेलर एक ऐसा व्यक्ति था जो एक साधारण श्रमिक के रूप में अपॉइंट हुआ था और कहाँ पहुँच गया? इंजीनियर के पद पर। कितने सालों में? 78 से 84, 6 ईयर होते हैं। तो देखो इसका कितना योगदान रहा होगा। 1878 में ये लगे कहाँ थे? 1878 में एक श्रमिक के रूप में ये अमेरिका की एक मिडवेल स्टील कंपनी थी, उसमें काम लगे थे एज ए श्रमिक के रूप में। पर उनकी लगन और मेहनत तो देखिए, वो 6 वर्ष के अंदर 1984 में इसी कंपनी में इंजीनियर के पद पर पहुंच गई। तो देखो, उनकी लगन और मेहनत की वजह से, इतनी ज़्यादा लगन और मेहनत थी, एक श्रमिक से इंजीनियर तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। और वो सब कैसे हुआ? वो सिर्फ इनकी मेहनत की वजह से हुआ। तो अब देखो, एक इंजीनियर के पद पर तो ये पहुंच गए। इस अवधि में टेलर ने क्या किया? ये जो 6 वर्ष थे, इसमें इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि एक श्रमिक को, यानी कि एक वर्कर को जितना काम करना चाहिए, वास्तव में वो उतना काम नहीं करता, यानी कि उससे बहुत कम काम करता है। तो उनको लगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एक जो वर्कर है उसको जितना काम करना चाहिए वो बहुत कम करता है। तो एक बिजनेस के लिए तो सीधी सी बात है, एक प्रॉब्लम ही होगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। सुझाव किसको? जो अपने बॉस थे, वो अच्छे आदमी होंगे तब सुझाव मांगते होंगे, तो एक वर्कर ने सुझाव दिए। तो उनके सुझाव जो है इतने अच्छे लगे कि, और उनको लागू किया तो उन्होंने एक नया ही रूप धारण कर लिया, और जिसका नाम आगे क्या रखा? प्रबंध को वैज्ञानिक रूप दे दिया। और वो सारे के सारे आगे क्या बन गए? प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत बन गए। अब देखो, ये तो था इनका 6 साल का रिकॉर्ड। 1901 में इन्होंने क्या किया? ये बेथलेहेम स्टील वर्क्स कंपनी थी, उसमें काम, ये इसमें कंपनी में काम करने के बाद 1901 में उन्होंने क्या किया? मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं देनी शुरू कर दी। अब देखो, 1901 तक इन्होंने काम किया। कुल मिलाकर जो मिडवेल कंपनी, बेथलेहेम स्टील कंपनी, 1-2 कंपनियों में काम किया। उसके बाद वो इंजीनियर से कहाँ प्रमोट होकर चले गए? मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में, यानी कि प्रबंध के बारे में राय, अपने सुझाव देने लगे, परामर्शदाता बन गए, एक काउंसलर बन गए। तो इस तरह से उन्होंने ये अपनी एक नई सेवा शुरू कर दी।
अब 1903 जब आया तो उन्होंने क्या किया, अपना एक शॉप मैनेजमेंट के नाम से एक शोध पत्र, एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश कर दिया। और 1911 में क्या किया इन्होंने, प्रिंसिपल बना दिए, इकट्ठे प्रिंसिपल बनाकर इन्होंने दे दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये बनाए और फिर उनको एक बुक में प्रकाशित किया, जिसने प्रबंध के जगत में तहलका, कहते हैं कि तूफान मचा दिया इसने प्रबंध जगत में। तो और 1915 में क्या हुआ, टेलर संसार से विदा हो गया। लेकिन उनके जाने के बाद भी आज प्रबंध में उनका योगदान सदैव सदैव जीवित है और जीवित रहेगा। तो इस तरह से ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एक एक नंबर से कंपटीशन से रिलेटेड आते हैं। जैसे उन्होंने जो शॉप मैनेजमेंट नाम का शोध पत्र था वो कब रिलीज किया, पब्लिश किया, या फिर आ जाता 1903 में कौन सा शोध पत्र उन्होंने किया, पब्लिश किया, 1911 में उन्होंने क्या किया, या प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नामक एक बुक इन्होंने की जिसमें प्रिंसिपल दिए हुए थे, वो कब पब्लिश की गई, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो है परामर्शदाता के रूप में कार्य कब शुरू किया, और जो हमारी कंपनी इन्होंने स्टार्टिंग में मिडवेल स्टील कंपनी में श्रमिक के रूप में लगे तो किस कंपनी में लगे, कब लगे। तो इस तरह से कई छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन पे ध्यान भी कम ही देते हैं स्टूडेंट। तो इसके बाद हम करेंगे इसमें मीनिंग तो इसका समझ ही गए होंगे आप। वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, पहले लाइन पढ़ी थी ना हमने कि वैज्ञानिक प्रबंध एक ऐसी विचारधारा है जिसके द्वारा कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना संभव होता है, और ऐसा जिसमें संभव होता है वही वैज्ञानिक प्रबंध होता है। यानी कि इसमें एक और भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक नई विचारधारा को अपनाता है तो पुरानी विचारधारा को छोड़ना पड़ता है, तो इसलिए ये भी कह सकते हैं रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। इस तरह से भी आप कह सकते हो। तो इन टेलर ने ये भी कहा, इसके साथ ये कहता है कि प्रबंधकों को कोई भी काम करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए, और विश्लेषण करने के बाद ही उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए कि ये राइट है या रॉन्ग रहेगा। इसके बाद इन्होंने एक इसकी डेफिनेशन भी दी है टेलर ने। ये कहते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहती है। पहला पॉइंट है कि क्या करवाना चाहती है, उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो सही ढंग से, सर्वोत्तम और सस्ते ढंग से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये ही इनकी एक डेफिनेशन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें 2-3 बातें हैं कि क्या काम करवाना चाहते हैं श्रमिकों से, और फिर उसको ऑब्जर्व करना, देखना कि वो सर्वोत्तम यानी कि उपयुक्त तरीके से या सस्ते ढंग से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, 2 दी हुई है। स्टूडेंट आपको जो इजी लगे वो इसमें से कर सकती हैं। मैंने आपको FW टेलर वाली बताई है। इसके बाद हम करेंगे इसके फीचर्स क्या है। देखो फीचर्स हम इसके करेंगे क्योंकि इसके फीचर्स सबसे पहला फीचर्स इसका दे रखा है, इट इज़ ए सिस्टेमेटिक अप्रोच। देखो वैज्ञानिक जहाँ नाम आ जाता है तो वो सिस्टेमेटिक ही होता है। अब ये प्रबंध है तो अगर प्रबंध का कोई भी काम किया जाएगा वो व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से किया जाएगा। दूसरा, ये एक नई और व्यवस्थित विचारधारा भी है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध के अंदर जो भी काम या निर्णय किया जाता है उससे पहले बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उसको लिया जाता है डिसीजन को। तो इसी कारण इन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक प्रबंध एक व्यवस्थित विचारधारा है, जहाँ इसका प्रयोग किया जाता है वहाँ प्रत्येक काम वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से ही होता है। दूसरा, इट ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। मेंटल चेंज लाता है। मेंटल चेंज लाता किस किस के में है? देखो हर एक जो फर्म होती है उसके अंदर 2 तत्व होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है श्रमिक और दूसरा होता है स्वामी। अब ये दोनों जो है, इन दोनों में ही ये मानसिक परिवर्तन ला देता है। दोनों ही पक्ष अब अधिक लाभ के पीछे नहीं दौड़ते, बल्कि उनकी कोशिश रहती है कि अधिक और बढ़िया उत्पादन कैसा किया जाए। पहले तो वो किसके पीछे दौड़ते थे? अधिक लाभ का। अब अधिक लाभ को छोड़ देते हैं। उनका विचार ये हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्शन कैसे किया जाए। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि अगर अधिक और बढ़िया उत्पादन है तो लाभ अपने आप ही बढ़ जाएगा, और इसमें दोनों का ही फायदा होगा, स्वामी और श्रमिक दोनों का ही बेनिफिट होगा। थर्ड आती है, इट डिस्कार्ड्स द ट्रेडिशनल मैनेजमेंट।
यानी कि जो अगर आप वैज्ञानिक प्रबंध एक नई विचारधारा को अपनाओगे तो आपको पुरानी विचारधारा को छोड़ना ही होगा। यानी कि इसके अनुसार पुरानी पद्धतियों को छोड़कर नई पद्धतियों को अपनाना चाहिए, और ऐसा करेंगे तो क्या होगा, श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। फोर्थ है, इट रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल। वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में हमने पढ़ा है कि इसके जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ के, और दूसरा हमने पढ़ा था कि हम क्या करवाना चाहते हैं और फिर देखना कि वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें जितने भी जो रूल बना के या जो भी डिसीजन लागू किया जाता है वो डिसीजन एक नियम के रूप में कठोरता से उसका पालन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी नियम जो है वो बहुत ही गहराई से जांच कर बाद में लागू किए जाते हैं, तो उसमें गलती होने की तो ना के बराबर उम्मीद होती है। तो इसलिए इसका नियमों को कठोरता से पालन करना होता है। इसके बाद है इट्स टारगेट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। अब देखो, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये बने हुए हैं वर्कर से रिलेटेड ही है ये सारे, तो इनका टारगेट क्या होगा, जो भी वर्कर है उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। अगर वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो वो मिनिमम वेस्टेज करेगा, मिनिमम कॉस्ट आएगी और प्रोडक्शन मैक्सिमम और अच्छी क्वालिटी का हो जाएगा। तो अब बात यह आ जाती है कि इनकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए कौन कौन सी स्टडी करें। तो इसके लिए स्टडी की जाती है, एक तो टाइम स्टडी की जाती है, कोई काम कर रहा है तो वो कितने टाइम में हो रहा है। एक इनकी स्पीड स्टडी की जाती है कि एक वर्कर काम कर रहा है तो वो किस स्पीड से कर रहा है। एक आता है फैटिग्यू, थकान स्टडी। तो इसमें ये स्टडी किया जाता है कि एक व्यक्ति, एक वर्कर काम कर रहा है तो वो कितने टाइम काम करने के बाद उसको थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। तो इन पे बारीकी से स्टडी करके उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो इस तरह से क्या होगा, इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाएगी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके बाद है सिक्स्थ हमारा आता है कि इट गिव्स ड्यू वेटेज टू स्पेशलाइजेशन, यानी कि ये भी विशिष्टीकरण को महत्व देता है। ये भी जो हेनरी फेयल वाला एक हमारा प्रिंसिपल था ना, जो डिवीजन ऑफ वर्क, ये भी उसी को ही फॉलो करता है। यानी कि ये भी कहता है कि पूरे काम को छोटे छोटे कामों में बांट देना चाहिए और प्रत्येक काम का जो छोटा छोटा भाग है उस भाग को उस काम के विशेषज्ञ को यानी कि उसके एक्सपर्ट को सौंप देना चाहिए और उसका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, कम समय में अच्छा और ज़्यादा काम संभव हो सकता है। और इस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध भी विशिष्टीकरण जो है, स्पेशलाइजेशन है, उस प्रिंसिपल को इम्पोर्टेंस देता है। इसके बाद आता है इट इज़ मोर यूजफुल फॉर लार्ज कंसर्न, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध जो व्यवस्था है वो महंगी जरूर है, लेकिन छोटी संस्थाओं के लिए तो उपयोगी हो सकता है ना हो, पर बड़ी संस्थाओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इट अटेम्प्ट्स टू मिनिमाइज वेस्टेज। स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर वैज्ञानिक प्रबंध को आप अपनाते हो तो जो भी हमारा टाइम है, जो गुड्स है, मशीन है, उनका वेस्टेज कम से कम हो जाएगा, और कम से कम होगा तो आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके बाद है इसके प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेज। इसके प्रिंसिपल करेंगे, 4 प्रिंसिपल इसके दिए हुए हैं FW टेलर ने, जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि ये इस बात पे जोर देते हैं कि हमें लकीर का फकीर बनकर काम की पुरानी पद्धतियों को ही अपनाते नहीं रहना चाहिए, बल्कि टाइम टू टाइम जैसे नए नए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। काम करने के नए नए तरीके खोजने की कोशिश करनी चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि किसी काम को और आसान किस तरीके से बनाया जा सकता है। सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मनी मतलब मित्रता, न कि मतभेद। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी संस्था के अंदर इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें उत्पादन के, देखो कि मुख्य साधन होता है, एक तो होता है वर्कर और दूसरा होता है प्रबंधक। इन दोनों में मतभेद कभी नहीं होना चाहिए। इन दोनों को ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करो कि जो वर्कर और जो मैनेजमेंट है वो एक दूसरे का पूरक समझे। और टेलर ने ऐसी अवस्था को ही मानसिक क्रांति का नाम दिया है, मेंटल रिवॉल्यूशन का नाम दिया है।
उनका विश्वास है कि यदि दोनों पक्षों में मानसिक क्रांति आ जाए तो झगड़े अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और दोनों वर्गों को लाभ की प्राप्ति होगी। दोनों को लाभ होंगे तो दोनों को ही मिलेंगे। थर्ड कहते हैं कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कहते हैं कि सहयोग करना चाहिए व्यक्तिगत तरीके से, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, ये वाला आलाप नहीं अलापना, बल्कि आपको मिलजुल कर काम करना है। इस सिद्धांत के अनुसार बताया कि सभी व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं आपसी सहयोग से होनी चाहिए। यह नहीं है कि मेरी क्रिया वो मैं ही करूँगा, दूसरे का सहयोग नहीं लेऊंगा, या मैं दूसरे का सहयोग नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी क्रियाएं हैं वो आपसे सहयोग से कंप्लीट होनी चाहिए। टेलर ने सुझाव भी दिया है कि जैसे कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर रहे हो तो प्रबंधक को केवल अकेले नहीं करना चाहिए, बल्कि जो वर्कर हैं उनके सजेशन लेना चाहिए। उनके सजेशन लेकर ही कोई भी स्टैंडर्ड है उसको फिक्स करना चाहिए सामूहिक रूप से, यानी कि दोनों के सजेशन हो गए, दोनों के सजेशन लेकर और उसके बाद आपको कोई स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो वर्कर है उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी, और अगर उनकी भागीदारी बढ़ेगी तो इनकी जिम्मेवारी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने खुद ने सुझाव दिया है। वही रूल अगर फॉलो करना है तो वर्कर इजीली उसको फॉलो करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। अब आता है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंटी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये बताते हैं, टेलर कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता के बारे में जब उसका चयन किया जाता है तभी से ही ध्यान दे देना चाहिए। यानी कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तभी उसकी एफिशिएंसी को ध्यान में रखना शुरू कर देना चाहिए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को काम जो दिया जा रहा है वो उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार। अब देखो, ट्रेनिंग से क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज कर देंगे। अगर हमें करना है डेवलपमेंट तो तभी होता है ना जब कोई काम उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार होगा। तो इस तरह से हम एक कर्मचारी है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमम लेवल तक, यानी कि जितना एफिशिएंट वो हो सकता है उतने तक उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं और उसकी डेवलपमेंट भी करते हैं। तो इसके बाद आती है टेक्निक, जो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।